ऐसा भी कुछ था जो निकिता का बॉयफ्रेंड विनीत शुरू से जानता था, या शायद बहुत कुछ जानता था जो उसने पुलिस को नहीं बताया था। क्या विनीत कुछ छुपा रहा था? सर, किशोर कदम कोल्हापुर में पकड़ा गया है। ग्रेट। इस केस की सबसे अहम कड़ी अब हमारे हाथ लगी है। प्रतिमा, क्या लगता है तुम्हें, विक्रम जाधव और कुणाल सामंत को अब अंदर रखने से कोई फायदा है? उनसे और कुछ मिल सकता है? सर, विक्रम जाधव के एंगल में अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमने काफी लोगों से पूछा, काफी छानबीन की, लेकिन किसी ने भी निकिता को उसकी कोठी या फिर उस फ्लैट के आसपास नहीं देखा जहां पे उसने अलका वाघमारे को बुलाया था। और कुणाल सामंत? सर, उससे भी हर तरीके से पूछताछ की, लेकिन वो टूटने को तैयार ही नहीं है। सर, मुझे अभी भी लगता है कि आरती का इससे लेना देना है। जो अमित के केस में है वो आरती के साथ भी हो सकता है। कि बात सिर्फ निकिता को विनीत से अलग करने की थी, लेकिन कुणाल उससे आगे बढ़ गया। सर, अब तो आरती को भी लगता है कि कुणाल ने किया है। बोल रहा हूँ ना साहब, मैं 27 अप्रैल को था ही नहीं इधर ही सतारा में। किशोर तो एक केस में बेल पे है ना, पर घबरा मत, इस केस में तो जेल नहीं जाएगा। हाँ साहब, इधर एनकाउंटर करके केस बंद करने का प्लान है, तो इधर ही ठोक दो ना। काय को खाली पोकट सतारा में लेके जा रहे हो? मैंने तो सिर्फ अपना हिस्सा मांगा था। क्या गलत कर रहा था? क्या गलत था इसमें? ऐसे किसी गुंडे को पैसे देकर धमकी दिलवाना सही काम है? पैसे देकर धमकी इसलिए दिलवाई ताकि कोर्ट के बाहर से मामला सेटल हो जाए। अमित जो आदमी गुंडा है, पैसे लेकर धमकी दे रहा है, वो और कुछ करेगा तो रोक लेगा उसे। अब फंसा दिया ना उसने तुझे। सोचा है कभी तेरी वजह से निकिता के साथ में क्या हुआ है? भाई, मैंने उससे नहीं कहा निकिता के साथ ये सब करने के लिए। मैंने तो सिर्फ उससे कहा। अमित, याद रखना, अगर ये पता चला ना कि निकिता के साथ में उसी ने ये सब कुछ किया तो तू भी उसी जुर्म में अंदर जाएगा। जरा से जमीन के लालच ने तुझे क्या से क्या बना दिया। 3 दिनों तक लगातार पूछताछ और मार खाने के बावजूद किशोर कदम ये कबूल करने को तैयार नहीं था कि उसने ये जुर्म किया था। वो सिर्फ इस जुर्म से ही नहीं बल्कि इस बात से भी इनकार कर रहा था कि अमित भावे से पैसे लेने के बावजूद उसने कभी निकिता को निशाना बनाया या उसके परिवार के किसी इंसान को धमकी भी दी थी। सोच ले किशोर, यहीं सड़ता रहेगा, बाहर की हवा कभी नसीब नहीं होगी। ना तुझे ना अमित भावे को। थक जाओगे साहब, मैं फिर भी यही बोलूँगा। हम नहीं थकेंगे, हमारी चिंता मत कर। अब अगर अपनी सलामती चाहता है तो ये बता कि रस्सी कहाँ से खरीदी? हाथ से गला घोंट के मारा या रस्सी गले में डाल के? साहब, जब इतना मान के बैठे हो तो मेरे मुंह से सुनने का क्या मतलब? साहब, मैंने पैसा धमकी देने के लिए लिया था और वो भी नहीं दिया, खाली पैसा कब्जी किया। लड़की का छोड़ो साहब, उसकी फैमिली के किसी एक आदमी के पीछे नहीं गया मैं। आप लोग मेरे को एड़ा समझते हो क्या? मैं लड़की के फोन से अमित को फोन करूंगा? मेरे को समझ में नहीं आता क्या? क्या देख रहे हो साहब, मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है। किसने नहीं किया? विक्रम जाधव ने नहीं किया, कुणाल सामंत ने नहीं किया, तो फिर किया किसने? सर, प्रतिमा विनीत से बात कर रही है, उसके और निकिता की आखिरी मीटिंग के बारे में। प्रतिमा को अब भी लगता है कि विनीत पूरा सच नहीं बता रहा, कुछ छुपा रहा है। मैडम, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आरती के भाई ने तुझे धमकी दी। आरती और निकिता के बीच में तेरी वजह से झगड़ा चल रहा था और निकिता ये भी जानती थी कि तू आरती को मैसेज करता था, फिर भी निकिता तेरे जैसे डबल ढोलकी पे विश्वास करती कि मैडम, मैं कोई डबल ढोलकी नहीं हूँ। आरती के साथ मेरा कुछ नहीं था, मैं निकिता से प्यार करता था। हाँ, कुछ टाइम के लिए मैं आरती की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और निकिता कुछ ज्यादा इस बात से डर गई। और इसी बात का डर उसे उस दिन भी था ना? नहीं, वो नाराज थी कि मैंने आरती को मैसेज की और इसी बात से परेशान थी। वो ये समझ ही नहीं रही थी कि वो मुझे लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रही थी। परेशान हो गया था उसकी इस आदत से। और इस परेशानी का हल तूने ये निकाला कि उसे आरती? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझसे थोड़ा तंग जरूर आ गया। निकिता, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम्हें जो ठीक लगता है वही होगा, और मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे भी वही करना पड़ेगा। अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। क्या सोचने के लिए टाइम चाहिए? कि क्या बहाना बना के मुझे छोड़ सको, कैसे उस आरती के पास जा सको? मुझे अपने बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्या सही है क्या नहीं। हर बात तुम्हारे और आरती के बारे में नहीं होती। पक चुका हूँ यार तुम दोनों से। क्या कहा तुमने? तुम पक चुके हो मुझसे? निकिता, हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बाय बाय। आरती को लेकर उस दिन फिर हमारे बीच में झगड़ा हुआ। निकिता भी थोड़ी अपसेट हो गई थी, मैं भी परेशान हो गया था, इसलिए मैंने निकिता को उसके बाद कॉल नहीं की। मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता था। उसका फ़ोन नहीं आया,
मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात समझ गई, इसलिए फ़ोन नहीं कर रही। ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये मैडम हमारा पर्सनल था और निकिता के साथ जो हुआ है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुझे कैसे पता लेना देना है कि नहीं? वो मवाली कुणाल या उसकी बावली बहन आरती, उन्होंने निकिता के साथ कुछ नहीं किया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया। मुझे लगता है निकिता के साथ कुछ और हुआ। कुछ और मतलब? ये तो मुझे नहीं पता, पर जो भी हुआ है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। सर, मुझे लगता है कि हम इस बात पे अटक गए हैं कि निकिता का मर्डर हुआ है, जो कि इन सस्पेक्ट में से किसी ने अपना मकसद पूरा करने के लिए किया है। प्रतिमा, फिर से ये मत कहना कि तुम्हें अब भी लगता है कि ये सुसाइड का केस। प्रतिमा, अगर सुसाइड किया हो तो उसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए। विक्रम जाधव की थ्योरी में कोई भी सुराग सामने नहीं आया कि उसने निकिता के साथ रेप किया, इसी वजह से उसने सुसाइड किया। तो फिर क्या हो सकता है? पता नहीं सर, पर मुझे अभी भी लगता है कि कुछ तो था जिसकी वजह से निकिता दुखी थी। ये हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा है। प्रतिमा, हमें ये भी पता है कि उसके मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ था। यस सर, याद है मुझे। सर, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि विक्रम जाधव ने उसके साथ कुछ किया था, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर ली, तो तब भी उसके फोन के गायब होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या उसने सुसाइड करने से पहले अपना फोन खुद फेंक दिया, जो आज तक नहीं मिला? सर, इससे ये साफ हो जाता है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है, और ये मैं 100% श्योर होके कह सकता हूँ। सर, निकिता को रस्सी से गला घोट के मारा गया और फिर उसी रस्सी से उसे पेड़ से लटका दिया गया। इसीलिए उसके गले पे सिर्फ रस्सी का निशान, और पेड़ पे लटकाने की वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जो हमें कंफ्यूज कर रही है। सर, क्राइम सीन पे निकिता का फोन नहीं मिला है, जिससे ये साफ होता है कि जिसने भी निकिता को मारा है वो उसका फोन अपने साथ लेकर चला गया। पर ये हो कौन सकता है? सारे हिस्ट्री शीटर्स को हमने तोड़ा है, उन पर नजर रखे हुए हैं, उनमें से कोई नहीं है। तो फिर है कौन? इस केस में अपराधी कौन था या फिर कौन थे, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर एक एंगल के खुलने के बावजूद निकिता की मौत के पीछे के मकसद तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब केस ठंडा पड़ चुका था, महीनों गुजर चुके थे। 27 अप्रैल 2019 को इस जुर्म को अंजाम दिया गया था और अब अक्टूबर 2019 आ चुका था। लेकिन अचानक इस केस को एक नई दिशा मिलने वाली थी, एक नया रास्ता खुलने वाला था। हाँ, IMEI नंबर यही है। ये निकिता आप्टे का ही फोन है। कहाँ ऑन हुआ ये फोन? मुंबई में ऑन हुआ? जी सर। और निकिता के फोन में जो नंबर यूज हो रहा है वो ये है 44761। इस नंबर की पूरी डिटेल्स मंगवा ली है। हमने अपने नंबर से कॉल नहीं किया, मोहिते को भेजा है PCO से कॉल करने के लिए, ताकि पता चल सके कि ये नंबर ऑन है या नहीं। सर, ये नंबर ऑन है। मैंने PCO से फ़ोन किया, ऐसे ही कोई नाम बदल कर बात की। किसी आदमी ने फ़ोन उठाया था, बोला कि आपने जो नंबर लगाया रॉन्ग नंबर है। मैंने पूछा ये मुंबई का नंबर है? उसने कहा हाँ। सर, मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, ये सोच करके कहीं वो अलर्ट ना हो जाए। गुड, एड्रेस निकालो और उठाओ इस आदमी को। जी सर। और उसे पता ना चले कि हम उसके पीछे हैं। सर, नंबर किसी अविनाश मोरे के नाम पे रजिस्टर्ड, कांदिवली का एड्रेस। फौरन मुंबई के लिए निकलो और इस आदमी को उठा के लाओ। प्रतिमा, इसकी फोटो निकिता की फैमिली को दिखाओ और पता करो इसे पहचानते हैं क्या, और ये भी चेक करो इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या। ठीक है सर। सर, हाँ प्रतिमा, इस अविनाश मोरे का कुछ मिला? नहीं सर, निकिता की फैमिली भी इसे नहीं पहचानती। उन्होंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। ताज्जुब की बात, इस अविनाश मोरे ने अब तक फोन स्विच ऑफ नहीं किया, लगातार ऑन आ रहा है। सर, मैंने साइबर टीम से दोबारा चेक किया, ये निकिता का ही फोन है।
अविनाश मोरे, जी भाई हूँ। तू जो फोन यूज करता है वो कहाँ है? आप लोग हैं कौन और ये पूछ क्यों रहे हैं? सतारा पुलिस। और साहब आप मेरा फोन क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो फोन तेरा नहीं, किसी और का है। नहीं, ये तेरा फोन नहीं। साहब ये मेरा ही फोन है। तेरा नंबर 444761 3 दिन पहले एक फोन में एक्टिव हुआ था, वो फोन कहाँ है? साहब लेकिन हुआ क्या है? 3 दिन पहले तेरा नंबर जिस फोन में एक्टिव हुआ था वो फोन सतारा के निकिता आप्टे का है, जिसका 6 महीने पहले रेप और मर्डर हुआ है। वो सब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी फोन में मैंने 3 दिन पहले सिम डाला था। अविनाश वो फोन ऐसे नहीं, ऐसे दिखता है। सर इसे लॉकअप में ले जाके पूछते हैं, तब याद आ जाएगा इसे। अरे साहब इसमें याद क्या करना, मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब मेरा फोन खराब हो गया था, डिस्प्ले गया था उसका, मैंने उसे बनने के लिए डाला था और राजू की दुकान से काम चलाने के लिए ये फोन मैंने 1000 रुपए का खरीदा था। चल राजू के दुकान पे ले चला। हाँ चलो साहब। चल। राजू इनको बताओ कि ये फोन मैंने तुमसे ही खरीदा था ना? हाँ साहब, ये फ़ोन मैंने ही बेचा था उसको। इस फोन का जो IMEI नंबर है वो उस लड़की के फोन का है जिसका सतारा में 6 महीने पहले रेप और मर्डर हुआ। IMEI नंबर सेम है, लेकिन उसका फोन ये था। हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि निकिता के फोन का मॉडल ये है, और हमने ये भी कंफर्म किया कि इस फोन का जो IMEI नंबर है वो निकिता के फोन का। साहब ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं ना फ़ोन का, ये बिकने के लिए आया था मेरे पास, मैं ही खरीदा था। किससे खरीदा था? ऐसे ही चलते फिरते एक बंदा आया था बेचने के लिए। मेरे को ये फ़ोन बेचने का है, बंद पड़ा है, चल नहीं रहा। चल ही नहीं रहा है? नहीं। अरे भाई इसका तो बॉडी भी डैमेज है, मेरे भी किसी काम का नहीं, खरीद के करूँगा क्या इसको? अरे देख लो, मोबाइल का दुकान है, कुछ काम आ जाएगा आपके। जो भी दोगे चलेगा मेरे को। मैं बोला 200 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा, वो बोला ठीक है और बेच के चला गया। तो फिर वो टूटा हुआ फोन का है, और उस फोन का IMEI नंबर इस अविनाश के फोन में कहाँ से आया? ये फ़ोन का बॉडी एकदम डैमेज हो गया था, बैटरी वैटरी सब ठीक था, तो मैंने बाहर का बॉडी निकाल के फेंक दिया और अंदर का माल मटेरियल जुगाड़ करके ये फ़ोन में फिट कर दिया। तुम्हें ये फोन किसने बेचा? उसका नाम क्या है जिसने बेचा? नाम तो याद नहीं साहब, 1-2 महीना हो गया अभी। देख राजू, हमें वो आदमी चाहिए, और अगर वो नहीं मिला ना, हम तेरी जन्म पत्री बना देंगे कि तूने सतारा में उस लड़की के साथ रेप और मर्डर किया। खाली फिल्म मेरे को काहे को फंसा रहे साहब, मैं तो खाली फ़ोन खरीदा था। जिसने फोन बेचा उसका हुलिया याद है? साहब याद करने की कोशिश करता हूँ साहब। नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये था ना? नहीं साहब ये भी नहीं था। जैसा वो सब बोले ना वैसा मैं आपको उसका हुलिया बताने को तैयार हूँ। सच्ची साहब, जितना याद है सब बताऊंगा, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा, कसम से। सर राजू सच बोल रहा है, उसे जितना याद था उसने पूरी ईमानदारी के साथ याद करके स्केच बनवाया। ठीक है, फिर भी यहाँ मुंबई पुलिस को बोलता हूँ इस राजू पे नजर रखें, और तुम पता करो कि निकिता के पहचान में कोई है जो स्केच वाले आदमी को जानता है। ठीक है सर। स्केच को तुम्हारे फोन और मेल दोनों पे भेजा। ये नहीं पता कि ये स्केच उस फोन बेचने वाले आदमी से कितना मिलता। तुरंत इस स्केच को सभी जगह भेजो, और पता करो कि स्केच से मिलता जुलता दिखने वाला भी कोई आदमी है। यस सर, मैं सभी जगह सर्कुलेट कर देती हूँ। राजू की मदद से जो स्केच बनाया गया वो उस आदमी की शक्ल के काफी नजदीक था जिसने राजू की दुकान पर निकिता का मोबाइल बेचा था। वो आदमी वास्तव में मौजूद था और यकीनन सतारा में ही था, और निकिता से जुड़े लोगों में उसके बॉयफ्रेंड विनीत के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसने इस आदमी को देखा था या पहचान सकता था। कौन है मैडम ये नहीं जानता, लेकिन इसे पार्क में देखा है। जहाँ में निकिता हमेशा मिलते थे, इसे बहुत बार पार्क में देखा। मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैं और निकिता जब भी मिलते थे हमेशा वहां होता था। क्या ये हमेशा आसपास रहता था? हाँ, ये स्केच पक्का उसी आदमी की तरह दिख रहा है। अगर ये विनीत और निकिता के हर बार मिलने के वक्त वहां होता था तो इसका मतलब है ये सतारा का ही रहने वाला है, और शायद कहीं आसपास का ही हो। लेकिन सर इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, पर फिर भी मैंने गोविंद और बाकी फकी को काम पे लगा दिया, ये पता करने के लिए कि ये कौन है और कहाँ रहता है। गुड, ढूंढो इसे ताकि इस केस को क्लोजर मिले और निकिता को न्याय। सर। प्रतिमा, यस सर। तुमने बताया कि विनीत कह रहा था कि ये हमेशा पार्क में मौजूद रहता था, उन्हें घूरता था। यस सर, वो दोनों जब भी पार्क में मिलते थे ये वहां रहता था।
27 तारीख की निकिता की वो फुटेज निकालो। हमें इस एंगल के बारे में कुछ पता नहीं था, हमने कुछ मिस किया है। 27। ये निकिता निकली, इसके पीछे तो नहीं दिख रहा है। एक काम करो, निकिता के दिखने से 5-10 मिनट पहले का फुटेज चेक करो। एक मिनट सर, स्टॉप कीजिए इसको। अब नॉर्मल कीजिए। यही है वो, तो यही है। हाँ, हाँ सर, ये वही आदमी है क्या? इसी ने निकिता के साथ निकिता का मोबाइल इसके पास था जो उसने मुंबई में जाके बेचा। ये है कौन? साहब इस तरफ प्रशांत केलकर नाम है इसका, इलेक्ट्रिशियन है, यहीं सातारा का ही है। पुलिस ने इस आदमी का स्केच बनवाया था। उसे 27 अप्रैल की सीसीटीवी फुटेज में पहचान लिया गया और पुलिस अपने मुखबिर की मदद से उस तक पहुंच गई। जी चल आजा। क्या हुआ साहब, क्या बात हो गई? साले 6 महीने से भटका रहा है, पूछ रहा है क्या हो गया? मुझे नहीं पता क्या हुआ। चल अब चल। प्रशांत केलकर नाम है उसका, इलेक्ट्रिशियन है। विनीत ने बताया कि निकिता विनीत जब भी पार्क में मिलते थे, ये हमेशा वहां होता था। ये कौन? ये किशोर कदम की तरह कोई दूसरा आदमी जिसको अमित ने पैसे देकर निकिता को? नहीं, प्रशांत हिस्ट्री शीटर नहीं है। उसे पुलिस स्टेशन ला रहे हैं, फिर पूछताछ करेंगे उससे। मैडम, इस आदमी का मेरी बहन से क्या लेना देना? पता नहीं शिवम, अभी कुछ नहीं बता सकता। ऐसे ही बोलेगा या इलेक्ट्रिक शॉक खाएगा? बिना झटका खाए बोल दे, बेहतर है। निकिता का फोन तेरे पास था, उस मोबाइल शॉप वाले राजू ने तुझे पहचान लिया। ऐसे प्यार से नहीं बोलेगा सचिन। प्रशांत केलकर, निकिता के साथ वो सब तूने किया ना? आप निकिता है ना? हाँ, क्यों? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? आप हो कौन? वो मैं आपके पापा को जानता हूँ। पहले बताओ तो सही, आप हो कौन? क्या बात करनी है आपको? ये क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ चल, वरना यहीं काट दूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे बैग में कुछ पैसे, मेरी घड़ी, मेरा फोन सब ले लो। प्लीज मुझे ऐसे जाने दो। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू। कब से तेरे पीछे हूँ, आज जाकर मिली है तू। हटाए सब। मुझे तेरे को वैसे देखना है जैसे मैं तेरे को सपने में देखता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना। जाने दूंगा, बस एक बार मेरे को। क्या एक बार? गलत, पहन ले।
बस यूं ही? तूने उसे देखा, वो तुझे पसंद आ गई, इतना कि वो तेरी सनक बन गई? निकिता का फोन तेरे पास 6 महीने से था, तूने उसे ऑन क्यों नहीं किया? वो 6 महीने बाद मुंबई जाके क्यों बेचा? मैं अखबार में पढ़ रहा था। जोर से बोल, जोर से बोल, सुनाई देना चाहिए। मैं मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहा था। 27 अप्रैल का दिन तूने इसलिए चुना क्योंकि निकिता उस रास्ते से जाने वाली थी। हाँ, मैंने पहले भी कई बार कोशिश की थी, पर सड़क पर कोई ना कोई आ जाता था। तो तूने देखा कि 27 तारीख को उस रास्ते पे आसपास कोई नहीं था, सुनसान था, तो तूने ऐसा किया? हाँ। तूने निकिता के भाई अमित को फोन क्यों किया? तू जानता है उसे? नहीं। तो उसे फोन क्यों किया? मुझे बुरा लगा कि उसके परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ गई, तो इसलिए मैंने उसका फ़ोन उठाया और देखा किसको फ़ोन कर सकता हूँ, तो मैंने उसका नंबर डायल कर दिया। फ़ोन में नाम अमित दादा करके लिखा हुआ था, मुझे लगा दादा लिखा है तो भाई ही होगा, मिला दिया। हेलो, तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। कौन बोल रहा है? दिमाग तो सही है तेरा? एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? तुम्हारी बहन की बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। प्रशांत केलकर से बार बार पूछताछ की गई, ये जानने के लिए कि क्या वाकई ये जुर्म उसने अपनी विकृत मानसिकता और यौन आकर्षण के कारण किया था, या इसमें कोई और भी शामिल था। पर आखिर तक यही सामने आया कि वो वाकई एक विकृत मानसिकता का आदमी था, जो निकिता पर मोहित था, जिसने सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए निकिता के साथ बलात्कार किया और फिर उसे मार दिया। अपराधी, अपराध का मकसद और जिस तरह से इस जुर्म को अंजाम दिया गया था, उसने पुलिस तक को हैरान कर दिया था। इस केस में निकिता के परिवार में जो भी मनमुटाव था, वो सामने आ गया था। इस केस के जरिए संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के कारण कोई अपना ही निकिता के पिता को धमकी देने, डराने जैसे गलत इरादे रखता था, वो भी सामने आ गया। साथ ही एक लड़के को लेकर लव ट्रायंगल, प्यार के नाम पर दीवानगी भी सामने आई, जिसमें दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच एक लड़के की वजह से दोस्ती में कड़वाहट आ गई थी। पर निकिता के बलात्कार और हत्या का जो अपराधी था, वो निकिता और उसके जानने वालों के लिए चेहरे से, नाम से पूरी तरह से गुमनाम था। प्रशांत केलकर का इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और साथ ही मनोवैज्ञानिक जांच में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि उसे कोई मानसिक बीमारी थी। वो पूरी तरह से सामान्य था। यह बेहद दुखद है कि 19 साल की निकिता को किसी की सनक और दिमागी गंदगी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। इस केस में जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि ऐसी विकृत मानसिकता जो सड़क पर चलते इंसानों को, अपने आसपास के लोगों को शोषण का सामान मानती है, उस विकृत मानसिकता को पहचाना कैसे जाए? दरअसल ये मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन जब भी किसी पर कोई शक हो या पता चले कि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, तो तुरंत उसकी शिकायत करें। ऐसे लोगों से डरने की बजाय हिम्मत दिखाकर पुलिस में उनकी शिकायत करें और उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाएं। खुद को और अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित बनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।